नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया विषय शुरू करने वाले हैं जो कक्षा 10th और 9th दोनों के लिए है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ क्लासें जो हैं जरूरी है। तो उसी पर मैंने ये समझिए कि 3 से 4 क्लास ये चलेगा पूरा, जिसपे एक विश्व इतिहास का आपको बेहतर एक समझ हो जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के एक दिमाग में खाका बन जाए कि हाँ विश्व में क्या हुआ था और ये आज जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए तो आवश्यक है ही, इसमें कोई दो। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। अब मैं थोड़ा सा 9th और 10th वाले बच्चे जो हैं उनको थोड़ा मैं बता दूं कि जो 9th का सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो 9th का सिलेबस है वो शुरू होता है भौगोलिक खोजों से। भौगोलिक खोजें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है इसमें वो है आपको फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है। तीसरा जो इसमें चैप्टर है आप लोग का 9th वालों का वो है फ्रांसीसी क्रांति। अब हो सकता है किसी बुक में फ्रांसीसी क्रांति पहले दिया हो, अमेरिकी क्रांति बाद में दिया हो, लगभग ये पढ़ना है। ये 3 चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीनों चैप्टर्स 10th में भी जरूरत है। जैसे 10th में हम लोग का पहला जो चैप्टर 10th का शुरू होता है, 10th का बिहार बोर्ड का जो पहला चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद से। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। दूसरा जो शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और उसके बाद चौथा चैप्टर जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले हमको भौगोलिक खोजें, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति समझनी पड़ेगी। और ये सब चीजें आपको बिना विश्व इतिहास के ज्ञान के ये ऑटोमेटिक समझ में नहीं आएगा, आप कितना भी बुक पढ़ लें। क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे आप जो वृक्ष देख रहे हैं ना, तो वृक्ष जो आज आप देख रहे हैं वो कभी ना कभी बीज रहा होगा और धीरे धीरे वो पेड़ बना, मतलब पौधा बना, फिर वो पेड़ बना, फिर वो वृक्ष बना। तो ऐसी भौगोलिक खोजें जो हो रही हैं वो उसका एक लंबा प्रोसेस, मतलब शुरू से ही थोड़ा सा इतिहास में हमको देखना पड़ेगा, वो चला है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं और हम लोग शुरू कर रहे हैं विश्व का इतिहास। अब विश्व का इतिहास में लगभग हम लोग को ये ट्रेंड रहा कि विश्व का, ये आलोचना भी की जाती है कि विश्व के इतिहास में केवल यूरोप के इतिहास हमको क्यों पढ़ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा 10th के इतिहास में, 10th के हिस्ट्री में आपने देखा कि भारत में भी राष्ट्रवाद पढ़ना है, हिंद चीन में भी राष्ट्रवाद पढ़ना है, यूरोप में भी राष्ट्रवाद पढ़ना है। लेकिन हाँ, राष्ट्रवाद पहले शुरू हुई यूरोप में, तो वहीं से ये कनेक्टेड है। तो विश्व का इतिहास, किसी भी देश के इतिहास को या किसी भी जगह के इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांट कर समझने का प्रचलन रहा है। तो हम लोग भी 3 भागों में बांटेंगे। एक कहलाता है प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल, मिडल पीरियड। और तीसरा है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। अब अगर भारत का अगर आप इतिहास देखें, एंशिएंट पीरियड, मिडल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, तो भारत का भी यही है। भारत का, यहाँ विश्व का जो इतिहास मैंने लिखा है यहाँ पे, केवल आप भारत का इतिहास कर लेंगे तो इसका भी हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 हो जाएंगे।
अब हमें सबसे पहले पढ़ना तो 9th-10th में ये है, 9th-10th में हम लोग को आधुनिक काल का इतिहास पढ़ना, आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है। लेकिन हम लोग शुरू यहां से करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, ये दोनों कालों को समझते हुए बेसिक कुछ बातें हैं। उसके बाद आपका सिलेबस यहां से शुरू होगा जो 9th-10th का। तो मैं ये 3-4 क्लास में क्या करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि प्राचीन काल का और मध्यकाल का एक बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बन जाए, उतना ही ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं। तो अगर विश्व का थोड़ा सा मानचित्र जान देखे हैं या आपके पास अगर एटलस है तो प्लीज एटलस खोल के बैठिए और पेज नंबर आप 102-3 खोल लीजिए इसका। बिना एटलस के मुझे नहीं लगता है कि आप बिना ज्योग्राफी को समझे भारत क्या बोलते हैं विश्व के इतिहास को समझ सकते हैं। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप है, पेज नंबर 102-3 ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का या किसी भी एटलस का देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप केवल यूरोप का इतिहास अभी हम लोगों को देखना है तो यूरोप कहां से है, हमने यहाँ पे यूरोप का मानचित्र थोड़ा बहुत खींचने का प्रयास किया हुआ है। ये हो गया हमारा अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। ये ऐसे पूरा अटलांटिक महासागर हो गया, ये सब अटलांटिक महासागर हो गया। और यहाँ पे दो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एक है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे है ऐसे दक्षिण अमेरिका। तो ये दोनों ऐसे सटे हुए हैं, ये कैरेबियन सागर हो गए, ठीक है, ये कैरेबियन सागर हो गए। ये अटलांटिक महासागर का पार्ट हो गया पूरा, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर हो गया। तो ये उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू कहां से कर रहे हैं कि अफ्रीका के ऊपर आप लोग थोड़ा देख रहे हैं, ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन, ये फ्रांस, ठीक है, ये जर्मनी, इटली, ग्रीस, इधर तुर्की हो गया जो टर्की है, कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी है जो आज का इस्तांबुल है, इस कुस्तुनतुनिया का ही नाम बदल के इस्तांबुल कर दिया गया है। ये अरब का क्षेत्र हो गया, ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इधर इंग्लैंड है, इधर बेल्जियम है, ठीक है। ये मुख्य रूप से हमारा यूरोप का थोड़ा बहुत हुआ। अब जब सभ्यता की शुरुआत हुई, जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत हुई हड़प्पा में, है ना, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे ही विश्व में सबसे पहले जहां विश्व कह रहे हैं, यूरोप में जहां सबसे पहले सभ्यता उदय हुई वो ग्रीस में हुई। ये जो क्षेत्र है आपका यूनान का क्षेत्र है, इसको इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, हिंदी में यूनान कहते हैं। तो सबसे पहले जो सभ्यता पैदा हुई वो यूनान में हुई, ठीक। अब कोई भी सभ्यता पैदा होती है, सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्यता का मतलब जैसे संस्कृति पहले समझिए, तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? दो शब्द है, सभ्यता और संस्कृति। तो पहले संस्कृति को हम लोग समझते हैं। संस्कृति का मतलब होता है किसी भी देश का या क्षेत्र का खान पान, पहनावा, ठीक है, पहनन पोशाक। उसके बाद इसमें आ जाएगा गीत संगीत, साहित्य आ जाएगा, जो पढ़ाई है आपका, ठीक है, साहित्य आ जाएगा। इसके अलावा भी बोलचाल, बोली जो है, भाषा वो बोली, ठीक है। तो संस्कृति में ये सब चीजें आती हैं। अब संस्कृति कहने का मतलब मेरा ये है कि जब किसी भी क्षेत्र में एक खास प्रकार के खान पान को बढ़ावा मिले, और ये अगर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 साल भर के लिए है तो इसको हम संस्कृति बोलेंगे। लेकिन अगर यही संस्कृति जब शुरू हुई, जैसे खान पान शुरू हुई शुरुआती दौर में जब मनुष्य विकसित हो रहा था, अगर वही 1000, 2000, 500, 200, 400, 500 बरस तक वो कायम रह जाए, एक ही प्रकार का खान पान, एक ही प्रकार का पहनावा, एक ही प्रकार का साहित्य या बोली भाषा, तो वो जो कायम रहती है हजारों वर्षों तक,
वो चीज संस्कृति ही बन जाती है सभ्यता का रूप। ठीक है, तो संस्कृति ही सभ्यता का रूप धारण करती है, परंतु अंतर क्या होता है कि संस्कृति छोटे क्षेत्र और छोटे समय के लिए होती है, जबकि सभ्यता एक बड़े क्षेत्र और बड़े समय के लिए होती है। मैं शायद आपको समझा पा रहा हूं। जैसे अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग क्या खाएंगे, या मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या खाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो धान या गेहूं या ये सब अनाज बहुत सारे होंगे नहीं, तो वहां पे ज्यादातर लोग मांस मछली या जो मिल जाए वो खा लेते हैं। तो अगर एक खास प्रकार की जलवायु में कोई रह रहा है तो एक खास प्रकार का भोजन चलेगा वहां पे, और वही खान पान अगर हजारों वर्षों तक, 500 वर्षों तक अगर कायम रह गई, तो वो संस्कृति जो है एक खास प्रकार का खान पान वो सभ्यता का रूप ले लेती है। ठीक है, तो वैसे ही मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर सभ्यता कहीं पैदा हुई यूरोप में, तो वो ग्रीस में हुई। ठीक है, ग्रीस में जो सभ्यता सबसे पहले पैदा हुई वो सभ्यता, उसको हम लोग यूनानी सभ्यता कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनानी सभ्यता। अब देखिए, तो सबसे पहले अगर आप ये लिख भी सकते हैं कि यूरोप में अगर सबसे पहले प्राचीन समय में कहीं अगर सभ्यता पैदा हुई तो वो कौन सी सभ्यता थी? यूनानी सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता। अब इसमें आपको समझना है कि यूनानी सभ्यता में क्या था। ठीक है, अब किसी भी सभ्यता, कोई भी सभ्यता जब होती है तो उसमें उसकी राजनीति, उसका धर्म, उसके समाज, इन सभी चीजों की चर्चा होती है। तो अगर यूनानी सभ्यता की राजनीति की चर्चा की जाए, ठीक है, यूनानी सभ्यता की अगर राजनीति की चर्चा की जाए, राजनीतिक समाज कैसा था वहां का, राजनीतिक दशा या स्थिति, सिचुएशन, राजनीतिक दशा या राजनीतिक सिचुएशन कैसा था वहां का। तो जैसे आज हमारे देश का राजनीतिक स्थिति कैसी कहेंगे हम कि हमारा एक देश है, देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है। राज्य में जिले होते हैं, जिले में ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक में मतलब प्रखंड, प्रखंड में क्या होते हैं? प्रखंड में पंचायतें होती हैं, पंचायतों को हमने वार्ड में बांट रखा है। तो ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। ठीक है, तो ऐसे ही राजनीति में उस समय बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुए करते थे। ठीक है, जिसको हम लोग नगर राज्य कहते थे। राजनीति में जो जैसे हमारा देश है ना, तो वैसे ही वहां पे ग्रीस में बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्य थे, जिसको हम लोग बोलते हैं नगर राज्य, नगर राज्य। ठीक है, नगर राज्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए नगर क्या है, तो नगर का मतलब होता है, जैसे अगर 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो नगर का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, और भी क्षेत्र है और भी उसका इति है पहचान, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां की 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो। मतलब क्या कि जैसे हमारा बेतिया है या पटना है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पटना शहर के जो लोग हैं लगभग वो 75% गैर कृषि कार्यों में लगे, माने कृषि नहीं कर रहे, दूसरे कुछ कर रहे हैं। तो वो ऐसे क्षेत्र को हम नगर राज्य कहते हैं। जनसंख्या जो है लगभग 5000-6000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको हम नगर कहेंगे। ये नॉर्मल सी धारणा है। तो नगर का मतलब हुआ कि जहां पे जनसंख्या जो है 75% गैर कृषि कार्यों में लगी हो और जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा। तो इस बात मतलब ये नगर राज्य में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ का जो जनगणना का ये क्राइटेरिया है कि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होगी, वही नगर मतलब उस समय भी लागू होता था, वो थोड़ा अलग था। तो सबसे पहले अगर हम यूनानी सभ्यता की बात करें तो इसका टाइम पीरियड ईसा मसीह से लगभग 500-700 वर्ष पहले से लेकर मान लीजिए 600 वर्ष पहले या 700 वर्ष पहले ले लीजिए, 700 बीसी से लेकर लगभग आपको 300 बीसी तक ले लेते हैं। लगभग की हम अराउंड फिगर की बात करें 338 तक आते आते यूनानी सभ्यता खत्म हो जाती है। तो 700 बीसी से लेकर 300 बीसी तक। अब आप पूछेंगे कि बीसी क्या है, अब यही सब चीजें थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे ये संख्या रेखा हम लोग मानते हैं ना कि ये 0 है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये संख्या रेखा पर ऐसे होता है। तो ईसाई लोग ये मानते हैं, चूंकि ईसाई जब यूरोप वाले भारत में आए तो धीरे धीरे सब यूरोपियन कैलेंडर चलने लगा। ठीक है, तो ईसाई जगत ये मानता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है उस
उस वर्ष को वो एक वर्ष कहते, एक ईस्वी। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष को वो एक ईस्वी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम था, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व कहा उन्होंने, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसको हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। तो ईसा से पहले का जो समय है, तो एक ईस्वी के पहले क्या रहा होगा, -1। अब -1 तो होगा नहीं, तो -1 न कहकर हम कहते हैं एक ईस्वी पूर्व, ठीक है। -2 न कहकर हम कहते हैं 2 ईस्वी पूर्व। 2 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ, ईसा के जन्म से 2 वर्ष पहले। -3 न कहकर हम क्या कहते हैं, 3 वर्ष पहले, माने 3 ईसा वर्ष पहले, ईसा पूर्व। 3 ईसा वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे 3 वर्ष पहले की बात कर रही है। ऐसे ही भारत में अगर देखें तो अगर मान लिया जाए कि हम अगर कह रहे हैं कि ये 700, भारत को छोड़िए, 700 बीसी में, 700 बीसी से लेकर 300 बीसी तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 700 वर्ष पहले यूनानी सभ्यता थी, उत्पन्न हुई, और लगभग ये कहां तक चली है, 300 वर्षों तक चली है। ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्षों तक चली है। अब ये आप कहेंगे कैसे उल्टा कैसे हो रहा है, 700 के बाद 800 आना चाहिए, 900 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, तो फिर इसमें 700 से 300 क्यों हम कह रहे हैं। 700 के बाद 800, जैसे हमारे यहाँ अभी 2024 चल रहा है, 2024 के बाद 2025 आएगा, 2026 आएगा, ऐसे 2000 के बाद 2100 आएगा, 2200 आएगा, 2300 आएगा, आखिर घटते जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ईसा के जन्म से हम 100 वर्ष पहले की बात करें तो क्या लिखेंगे, 100 ईसा वर्ष या 100 बीसी, 100 ईसा पूर्व। अच्छा, 100 ईस्वी पूर्व के बाद क्या आएगा, अगला वर्ष क्या आएगा, 101 इधर होगा, माइनस में जो होता है ना, देखते हैं ना कि -2 और -3, तो -3 अगर इधर से हम लोग चल रहे हैं, चूंकि हमको ईसा मसीह के जन्म की तरफ बढ़ना है, तो अगर ऐसे हम लोग चल रहे हैं तो पहले हमको 100 मिलेगा, फिर 99 मिलेगा, फिर 98 मिलेगा, फिर 97 मिलेगा, फिर 96, 95 ऐसे करोगे। तो 100 ईस्वी पूर्व के बाद क्या आएगा, 99 ईस्वी पूर्व, 99 ईस्वी पूर्व के बाद क्या आएगा, 98 ईस्वी पूर्व, ऐसे करते करते मतलब 10 ईस्वी पूर्व, 9 ईस्वी पूर्व, 5 ईस्वी पूर्व, 4 ईस्वी पूर्व, 3 ईस्वी पूर्व, 2 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी पूर्व, और 1 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। तो ईसा पूर्व का मतलब हुआ कि ईसा के जन्म से पहले, ठीक है। और इसके बाद के समय को हम ईस्वी सन कहते हैं, ईस्वी, ठीक है। तो ईस्वी का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसको कहा जाता था पहले क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता था एडी, आज भी एडी बोला जाता है, लेकिन इसको एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है, ईसा के जन्म के बाद। लेकिन इसको पहले कहीं ना कहीं एसी लिखा जाता था, आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट पहले लिखा जाता था, अब इस शब्द को चेंज करके एनो डोमिनी एडी कर दिया गया है, ठीक है। तो हम ये बताने का प्रयास करें कि यूनानी सभ्यता जो है ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 700 से 300 वर्ष पहले तक यूनान में, इस क्षेत्र में बसी हुई थी, ठीक है। एटलस अगर है आपके पास तो थोड़ा सा उसमें देखते रहिए। अब मान लीजिए कि मैंने तो ईसा मसीह के जन्म को समझा दिया, ईस्वी पूर्व सन को, ये सबको समझा दिया। जब हम बात करें तो वो थोड़ा बातें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, तो हमने बात किया यूनानी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की, तो उसमें नगर राज्य हुआ करते थे। अब नगर राज्य कौन कौन थे भाई, तो इन नगर राज्यों में सबसे प्रमुख थे एथेंस, स्पार्टा, थिम्बू, मतलब ऐसे ही बहुत सारे। अब जैसे आप समझिए कि एथेंस का मतलब बहुत ही विद्वान लोगों की का समूह, मतलब सिटी, इतने विद्वान लोगों का मतलब सिटी की पूछिए, मतलब विश्व के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यूनानी विद्वान है वो लगभग एथेंस में पैदा हुए। इनका सोचे कुछ। अब जैसे मैं आपका नाम बताऊंगा, स्पार्टा जो है ये लड़ाकू लोगों का एक सिटी हुआ करता था, और ये एक नगर राज्य दूसरे से हमेशा लड़ते भी रहते थे,
ठीक है। तो एथेंस का, स्पार्टा का, सबका कानून भी अलग हुआ करता था, ठीक है। ये नगर राज्य हुआ करते थे। अब एथेंस में देखिए, सौभाग्य से आप जितने सारे विद्वानों को पढ़ेंगे, हिपोक्रेटस हो, यूनानी लेखक, जो इतिहास लेखक, इसको क्या नाम है, हेरोडोटस हो, ठीक है, अरस्तु हो, अरस्तु के क्या बोलते हैं, सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, ये सारे के सारे लगभग एथेंस में पैदा हुए, मतलब कह सकते हैं यूनान में पैदा हुए। स्पार्टा में बहुत सारे मतलब लड़ाकू लोग, चूंकि वहां से समझिए कि हमेशा वो कहा ही जाता था कि लड़ना है आपको, शुरू से बच्चों को सिखाया जाता कि आप सैनिक बनने के लिए आए हैं। और यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था एथेंस में कि आपको ज्ञान अर्जित करना है। तो ऐसे वहां का मतलब कॉम्बिनेशन था। अब आगे आप देखेंगे कि स्पार्टा ने एथेंस को जीत लिया और जीत करके इसको अपने मिला लिया। धीरे धीरे ये नगर राज्य धीरे धीरे बड़े होते गए और एक ग्रीस यूनानी राज्य की स्थापना हुई। तो राजनीतिक दशा में आप ये समझे कि नगर राज्य हुआ करते थे और ये नगर राज्य आपस में हमेशा कभी कभी लड़ते भी थे। एथेंस और स्पार्टा का झगड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। राजनीतिक दशा के बाद अगर हम बात करें धार्मिक स्थिति की, ठीक है, तो धार्मिक स्थिति जो है इस समय का यूनानी सभ्यता का, वो समझिए कि मतलब ईसाई जो धर्म है उससे अलग है। और यहूदी जो मतलब सामी धर्म कहते हैं, सामी धर्म में ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों आते हैं। सबसे पुराना धर्म है यहूदी, सामियों में सामी धर्म में सबसे पुराना यहूदी, यहूदी में सबसे, उसके बाद आए ईसाई और ईसाइयों के बाद आए इस्लाम। तो धार्मिक स्थिति यहाँ की इन तीनों से अलग थी। ईसाई धर्म में माना जाता है कि जगत जो है ये मिथ्या है। यहाँ पे हम लोग एडम और ईव जो थी, मतलब सबसे पहले व्यक्ति आदम और हव्वा जो थी, एडम और ईव, उन्हीं के गुनाहों का हम लोग यहाँ पे सजा भोग रहे हैं, ठीक है। और एक न एक दिन हमको वहाँ पे पहुँचना है, स्वर्ग में जाना है, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। धार्मिक स्थिति में यहाँ पे एकदम उत्साह था। लोग ईश्वर को इसलिए नहीं पूछते थे कि उनको स्वर्ग में जाना। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि हम प्राचीन में क्या पढ़ रहे हैं, मध्यकाल में क्या पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में क्या आ रहा है। ये बात मैं पूछूंगा आपसे आधुनिक काल जब आएगा। तो ईश्वर को लोग इसलिए नहीं पूछते थे यूनान में, एथेंस मतलब ये यूनानी सभ्यता में, कि उनको स्वर्ग की, मोक्ष की ये चाहिए, बल्कि इसलिए पूजा जाता था कि उत्साह, मतलब ऐसे ज्ञान की देवी थी, जैसे अपने यहाँ भारत में ज्ञान की देवी सरस्वती माना जाता है, वहाँ पे भी ज्ञान की देवी थी। वहाँ पे भी जैसे हम लोग के यहाँ वर्षा के देवता, तो ये ऐसे ही उत्साह पूर्वक सबका धर्म था। हाँ, ये मतलब समझिए कि यूनानी लोग परलोक की चिंता नहीं करते थे। लोक और परलोक दो शब्द होता है। परलोक मतलब होता है जो स्वर्ग और नरक की कल्पना करे, और लोक का मतलब होता है इस जगत में। तो यूनानी लोग ज्यादातर मानते थे, ठीक है, कि इस लोक में ही, इस जगत में ही हम लोग को खुश रहना है, सुखी रहना है। तो उनकी धारणा मतलब धर्म को लेकर ये थी। मैंने थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग बनाने का प्रयास किया है। राजनीतिक स्थिति के बाद धार्मिक स्थिति आपने समझा क्या था। अगर ये वीडियो लंबा चलेगा, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो पॉज लेकर के आप देख सकते हैं। धार्मिक स्थिति के बाद आती है सामाजिक स्थिति। बेसिकली हम लोग को धार्मिक और एक होता है सामाजिक स्थिति। हाँ, तो सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें तो समाज में दो तीन प्रकार के लोग हुआ करते थे। जो नगर राज्यों में थे वो नागरिक कहलाते थे। मुख्य रूप से ये जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति में दो तीन वर्ग हुआ करते थे। एक नागरिक थे, एक दास थे। अब सोचिए, दास उस समय बनाया जाता था। एथेंस और स्पार्टा में बहुत सारे दास हुआ करते थे और सारा का सारा काम दासों के भरोसे था। और नागरिक एकदम सुख सुविधा से अपना एकदम मौज मस्ती में आराम से कर रहे हैं। जैसे ओलंपिक का खेल सबसे पहले यही यूनानी सभ्यता से शुरू हुआ है। ये यूनानी लोग खूब मतलब दारू पीना, मतलब मौज मस्ती का जीवन गुजारते थे। सारा का सारा काम दासों के भरोसे था। कृषि करना दास करेंगे, मतलब जितना लेबोरियस वाला काम है सब दास करेंगे। बाकी जितना थिंकिंग, अब देखिए इसीलिए एथेंस में जब कोई समाज आपको
जब कोई समाज में करने के लिए, खाने के लिए, कल के खाने के लिए, आगे कुछ वर्षों के खाने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है, तब दर्शन जो है, तब ज्ञान जो है वो निकलता है, या तब व्यक्ति ज्ञान के चक्कर में पड़ता है। पहले तो खाने को नहीं है तो फिर ज्ञान के चक्कर में कौन पड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति वहां की ये थी कि नागरिक थे, दास थे और कुछ अन्य भी लोग थे। नागरिकों को, अब नागरिकों का नगर से बना हुआ नागरिक, सिटी से बना हुआ सिटीजन, आज भी सिटीजन हमारे यहाँ है, हम भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकों की जो स्थिति थी वो वोट उठ देते थे, वो न्यायिक कार्यों में भाग लेते थे। अब देखो आज भी होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहीं से वो मतलब इंस्पायर है यूनानी सभ्यता से। तो ना इसको गणतंत्र कुछ मतलब जो नगर राज्य हैं उनमें गणतंत्र हुआ करता था, जैसे एथेंस। तो एथेंस में जैसे अगर न्यायिक प्रक्रिया भी देखोगे तो उसमें जैसे जज है, आज हम लोगों का क्या होता है, जज होता है। तो जज जो है उसमें एक जज है, एक व्यक्ति जज है जो जजमेंट करेंगे, या 2 जज हैं या 5 जजों का मतलब बेंच बैठा हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। तो इन मतलब इसमें भी क्या होता था कि जज होते थे, लेकिन वो सभी लोग मिलकर कोई निर्णय लेते थे। जैसे एथेंस का एक व्यक्ति था सुकरात, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहा है सुकरात ने जो अपनी बात कही, जो अपना दर्शन दिया, उससे वहां के जो लोग थे वो चिढ़ते थे। उन्होंने सुकरात पे आरोप लगाया कि यह युवाओं को भटका रहा है। चूंकि सुकरात थोड़ा सा अलग बातें कर रहे थे उस समाज के हिसाब से, तो सुकरात पर मुकदमा चला। मुकदमा में लोग निर्णय लिए और उसको जहर का प्याला पीना पड़ा सुकरात को। हंसते हंसते सुकरात ने पी भी लिया और बेचारे मारे गए। तो आज सुकरात को हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये नागरिक ही ये सब किया करते थे, वोट देना, ये सब काम नागरिकों का था। तो हमने बताया कि राजनीतिक स्थिति क्या थी, बहुत सारे नगर राज्य हुआ करते थे। धार्मिक स्थिति क्या थी कि धार्मिक स्थिति में लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, मूर्तियां भी होती थी। ठीक है, और लोग की चिंता न करके इस लोक की चिंता करते थे। ठीक है, सामाजिक स्थिति में क्या था कि समाज जो है नागरिक और दासों में बटा हुआ था, सारा का सारा काम दासों के भरोसे था। कुछ काम मतलब जो उत्साह का है, जो मनोरंजन का है, ये सब काम नागरिकों का था। राजनीतिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, सारा का सारा दारोमदार इन पे था समाज को लेकर। तो मैंने एक यूनानी सभ्यता का बेसिक आउटर अंडरस्टैंडिंग आपको दिया। अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। इसको 2 से 3 क्लास में हम एंशिएंट से अब आगे हम लोग लेके चलेंगे। अब यूनानी सभ्यता हमने पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे रोमन सभ्यता। ठीक है, रोमन सभ्यता इसके तुरंत बाद आएगी और वो पूरा का पूरा यूनानी सभ्यता को अपने कब्जे में ले लेगी। रोमन सभ्यता जैसे आगे बढ़ेगी, अब रोमन सभ्यता के अंतर्गत ही धीरे धीरे वो धर्म पैदा होगा जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगला क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप थोड़ा बहुत कहीं लिखते चलिए। प्राचीन विश्व या प्राचीन यूरोप का इतिहास लिख करके, और इसको थोड़ा यूनानी सभ्यता में ये कुछ चीजें लिख लीजिए। मैंने ये मैप बनाया हुआ है बस समझने के लिए, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये समझे कि अच्छा ये अफ्रीका के ऊपर ये सब चीजें हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।